मेरा मेन जो फोकस है वो रेड आई बर्ड पे है, जिसमें आपके अल्बाइनो रेड आइज आ जाते हैं, क्रीमिनो आ जाते हैं, पेल फेलो ओपलाइन आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप मोटेशंस की बात करें तो मेरे पास ओपलाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। मेरे पास डेल्यूट ओपलाइन पड़े हुए हैं, लेटिनो ओपलाइन पड़े हुए हैं। ओपलाइंस में सारे कलर्स पड़े हुए हैं, ग्रीन से लेके पार ब्लू तक। और पर्सनाटा जो है वो मुझे बर्ड बहुत पसंद है। पर्सनाटा में मेरे पास तीनों कलर्स पड़े हैं, येलो। और पर्सनाटा जो मेरे पास लाइन है ये 5-6 साल पुरानी है, ये हॉलैंड की प्रॉपर। जो मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया उसमें अगर आप कहें तो मैंने तकरीबन 10 जोड़ों से स्टार्ट किया था। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के मैंने वो बर्ड्स खरीदे। मैं नए फैंसियर्स को या नए लोगों को मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप जो है ना ज्यादा फोकस मोटेशंस की बजाय कमर्शियल बर्ड्स पे करें, क्योंकि कमर्शियल बर्ड एक ऐसा है कि मोटेशन में कल को बहुत रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता है। आपने चीज अगर लाख की भी ली है वो कल को लोग कहते हैं अब तो कोई 5,000 की भी। में एक तो होता है कि एक नया बंदा बर्ड्स ले और आप उसको एज अ टीचिंग सिखाओ जेनेटिकली, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जिस बंदे को पता ही ना हो उसके लिए नाम सीखना, ऑपलाइन, डेल्यूट ऑपलाइन, पेल फेलो, और फिर स्प्लिट इनो क्या होता है, पॉसिबल स्प्लिट इनो क्या होता है, ब्लू जीन्स क्या होती है, B1 B2 क्या होता है। अक्सर लोगों को होता है कि यार टर्कोइज कुछ और है, पार ब्लू कुछ और है, B1 B2। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा मैंने लवबर्ड में गलतियां कर करके ये एक्सपीरियंस से चीजें सीखी हैं। मतलब कि जितनी भी डिजीजेस हैं, आई इन्फेक्शन से लेके पोलियोमा और बाकी भी जितने वायरस हैं सब हैं, हर चीज को जो है वो कर चुका हूँ शुरू में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने शुरू से लवबर्ड रखे, हर चीज पढ़ी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा एक पूरा सीजन भी वेस्ट हुआ था पोलियोमा में। बातों में जो है ना बड़ा वो चेंज है। तो मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना आए। आप अपना पैसा जो है, जो आपकी हक हलाल की कमाई है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। नेट पे वीडियोस देख लें, यूट्यूब चैनल पे लोगों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लें, और एक दफा मार्केट का सर्वे कर लें। मार्केट के सर्वे का ये मतलब नहीं कि आप घर से बाहर निकल के दुकानें विजिट करें। कोई अगर डायरेक्ट शेड की वीडियो देखता है तो अगले बंदे को डायरेक्ट होता है कि यार पहले साल ही जो है ना मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं, जबकि इसके पीछे काफी सालों की मेहनत होती है। जब आप ब्रीड करवाते हैं बर्ड को तो ब्रीडिंग के बहुत सारे जो हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं। खाली ये नहीं होता कि बस 2 पैर लाके छोड़ दिए, उन्होंने खुद ही ब्रीड कर ली, बॉक्स लगा दिया। आपको डेली का चेक करना, बर्ड्स के बिहेवियर को देखना, जब बच्चे हैच होने आपके पास उसका रिकॉर्ड होना, फिर खुदा ना खास्ता अगर आपका पेयर फीड नहीं करवा रहा या बच्चा जो है वो हैच नहीं हो रहा तो क्या तरीके करने हैं कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लूं। इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, और अल्लाह पे तवक्कल करके जो है पेशेंस के साथ इसमें चलें। और मैं ये बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि किसी के पास अगर जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ये सोच के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है कि मैं डायरेक्ट बर्ड्स लगाऊं और हर महीने मेरे पास इनकम स्टार्ट हो जाए। इस तरह नहीं है, आप इसको शुरू में एज अ साइड बिजनेस ही लेके चलेंगे। मैं न्यू फेंसर को यही कहूंगा कि इसमें आने के लिए जो है थोड़ी सी पहले रिसर्च कर लें, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ना करें। मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास इतने हैं, हमें कुछ नहीं पता, जो आप देंगे हम रख लेंगे बस, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अगले पे ब्लाइंडली जो है वो बिलीव कर रहे हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च करें, ठीक है। आप थोड़े से रेट्स पता करें। रेट्स में ऐसा बिल्कुल होता है कि एक बंदे ने अगर एक चीज पे वर्किंग की है, उसने नाम बनाया हुआ है, उसका रेट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। हमेशा मैं लोगों को यही कहता हूँ कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। ये ना देखें कि मेरे पास 50,000 है, मैंने 10 जोड़े लगाने हैं। 50 में अगर एक भी अच्छा जोड़ा मिल रहा है ना वो लगा लें। और सदाबहार कोई भी चीज नहीं रहती कि मैं कहूँ कि बस ये रख लो सारी जिंदगी खाते जाओगे। आपको हर साल जो है अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बर्ड्स में से इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आप उसमें से खुद भी प्रॉफिट ले लेते हैं और आप अपग्रेड भी कर लेते हैं। अपग्रेड का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सारे पैसे लगा दो। अगर आप एक अच्छा मेल भी ले लेते हैं ना तो आप अपने बच्चों के साथ लगा के वो भी अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट सीजन की सबसे हॉट आइटम जो चल रही है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुदस्सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शॉर्ट बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का करम है, ठीक ठाक। जी बिल्कुल। तो भाईजान सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को अपना मुझसे तारुफ करवाइएगा और अपनी लोकेशन भी शेयर कर दें। जी बिल्कुल। मेरा नाम आमिर खटक है और मैं लवबर्ड इंडस्ट्री में जी मुझे 8 से 10 साल हो गए हैं। और बाय प्रोफेशन जो हूँ मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और लोकेशन जो है मेरी ये लाहौर में है, वॉल्टन के एरिया में। ठीक है। तो आमिर भाई आप मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह से आप लवबर्ड की हॉबी में कैसे आए?
लव बर्ड की हॉबी में तकरीबन सब लोगों का यही एक ही जैसा होता है। स्टार्ट के बचपन में शौक होता है बर्ड्स जी का। जी। मुझे भी बचपन में बर्ड्स का शौक था। ठीक हो गया। शुरू में तो सिर्फ शौक के तौर पे ही रखे थे एज अ हॉबी। जी जी। लेकिन फिर आपको पता है कि दरमियान में जो कोविड का टाइम आ गया था ना, जिसमें काफी लोगों को ऑफिस जाना या बाहर जॉब ढूंढना मुश्किल हो गई जी थी। जी। इन दिनों में लव बर्ड इंडस्ट्री जो है काफी बूम इसने किया है, इसको सक्सेस मिली है। जी जी। तो फिर मैंने प्रॉपर अपना जो है एक शेड बना के, सेटअप बना के, जी। तो फिर इसको जो है ना एज अ प्रॉपर बिजनेस शुरू किया है। उससे माशाल्लाह। पहले जो है वो मैंने नॉर्मली एज अ हॉबी ही रखा था। जी जी। लेकिन प्रॉपर जो मैं इसको लेके चला हूँ, या एक जो होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप शेड को जो है एज अ कंट्रोल्ड शेड बनाए, वो ये जो ड्यूरिंग कोविड का टाइम आया ना, आज से 2-3 साल पहले, जी। उसमें किया है। उससे पहले नॉर्मली रखे थे, जी। सेल भी करता था, लेकिन कभी इतना कोई हिसाब किताब नहीं रखा था कि कितने लगाए कितने अर्न किए। अब ठीक तो है। प्रॉपर जो है वो हर चीज की जो है वो मेंटेनेंस होती है, पता चलता है कितने लगाए कितने अर्न किए, प्रॉपर एज अ बिजनेस। ठीक हो गया। तो माशाल्लाह से आपने कितने पेयर से स्टार्ट किया था, और आपकी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी इसमें वो कितनी की थी आपने? देखें, ये तो एक ऑन गोइंग सिलसिला है। अगर मैं आज से 8-10 साल पहले की बात करूं, तो जी। शुरू में ऑस्ट्रेलियन रखे, 2-3 जोड़े लेके आया। जी। मुझे याद है वो 2-3 से 100 हो गए थे। जी। फिर वो 100 सेल किए, 2 जोड़े लव बर्ड के लिए आया, क्योंकि माशाल्लाह। वो सारे बेच के सिर्फ 2 जोड़े लव बर्ड के आए थे। फिर उनमें से बच्चे निकले, वो रोजी कोली थे, पीच फेस, जी। उनको सेल किया। तो फिर उसमें से जो है फिशर लेके आया, रिंग वाली फैमिली। फिर फिशर लेके आया, तो फिर लेटिनो पर्सनाटा ले आया 1-2 जोड़े। लेटिनो पर्सनाटा के बाद लव बर्ड ले आया। तब तो ये फॉस्टरिंग और इन चीजों का भी नहीं पता था कि जी, आप जी। महंगे 2 जोड़े रखें, बाकी बढ़ा लें। बस जो थे वही थे। जी। प्रॉपर जो मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें अगर आप कहें तो मैंने तकरीबन 10 जोड़ों से स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख के मैंने वो बर्ड्स खरीदे थे। मतलब कि वो प्रॉपर फिर अच्छे पेडिग्री जो थे वो खरीदे थे। कुछ ब्रीडर से लिए थे, कुछ बाहर के इंपोर्टेड बर्ड्स भी जो थे वो परचेज किए थे। और फिर ये कॉन्टिन्यूसली जो है ना आउट गोइंग ऐसा होता था कि बच्चे अपने सेल करने, और जो नई मोटेशन आनी उसके पट्टे लेके अपने आप को अपग्रेड कर देना। जी, मतलब री इन्वेस्ट करता जा रहा था। जी। शुरू के 1-2 साल में तो मैंने जो अगर बच्चे बेचे तो उन पैसों के अपने किसी काम के लिए यूज नहीं किया। जी। इवन कि अगर 5-6 लाख के भी बिके तो उतने ही मैंने जो है ना वो री इन्वेस्ट कर दिए, बल्कि उस 5-6 के अलावा थोड़े से और अपने से भी ऐड किए। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि जब आप बिजनेस को शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, तो एक जगह तक पहुंचने के लिए आपको शुरू के 1-2 साल लगते हैं। जी जी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अगर आप करंट बात करें तो मेरे पास 150-200 जोड़ा जो है वो इस टाइम लगा हुआ है। माशाल्लाह। और अगर आप पट्ठों की बात करें इस सीजन में, तो माशाल्लाह मेरे पास मेरे जो रिंग हैं आईडीज वो 1000 प्लस गए हैं। माशाल्लाह। ठीक है। और मैंने इस सीजन में कोई बाइंग नहीं की। ठीक है। ठीक है। मतलब मैंने जो अर्न किया वही किया, दोबारा से कोई इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक हो गया। तो अब जो है वो जो पीछे आप कह सकते हैं कि एक मेहनत जो की थी उसका अब जो है फल मिल रहा है। ठीक है माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से आप कौन कौन सी मोटेशन पर वर्क कर रहे हैं? मेरा मेन जो फोकस है वो रेड आई बर्ड पे है, जिसमें जी। आपके अल्बाइनो रेड आइज आ जाते हैं, क्रीमिनो आ जाते हैं, पेल फेलो ओप्लाइन आ जाते हैं। ठीक है। और अगर आप मोटेशंस की बात करें तो मेरे पास ओप्लाइन पड़े हुए हैं। ठीक है। मेरे पास डेल्यूट ओप्लाइन पड़े हुए हैं, लेटिनो ओप्लाइन पड़े हुए हैं। ओप्लाइंस में सारे कलर्स पड़े हुए हैं, ग्रीन से लेके पार ब्लू तक। माशाल्लाह। और पर्सनाटा जो है वो मुझे बर्ड बहुत पसंद है। पर्सनाटा में मेरे पास तीनों कलर्स पड़े हैं, येलो। और पर्सनाटा जो मेरे पास लाइन है, ये 5-6 साल पुरानी है, ये हॉलैंड की प्योर लाइन है। जी जी। इसमें ग्रीन से लेके आपके पास ब्लू, वॉयलेट, कबाल्ट, ये तीनों भी जो है पड़े हुए हैं। और मैं नए फैंसीज को या नए लोगों को मैं रिकमेंड भी यही करता हूँ कि आप जो है ना ज़्यादा फोकस मोटेशंस की बजाय कमर्शियल बर्ड्स पे करें, क्योंकि कमर्शियल बर्ड एक ऐसा है कि मोटेशन में कल को बहुत रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता है। आपने चीज़ अगर लाख की भी ली है, वो कल को लोग कहते हैं अब तो कोई 5000 की भी नहीं ले रहा। जी जी। लेकिन जो रेड आई बर्ड है ना, उनमें एक तो प्रोडक्शन कम होती है, मोर्टेलिटी कम है, ये बर्ड बाहर से भी नहीं आता, इम्पोर्ट भी नहीं होता, तो इसकी हमेशा डिमांड रहती है। जी। अगर रेट गिरे भी तो इतना नहीं गिरता कि आप कहो कि अब तो चीज बिक ही नहीं रही, बिकती हमेशा है। ठीक है। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जो बर्ड आपका ब्रीड कर रहा है ना, वो आपको नुकसान कभी नहीं देगा। बेशक उसकी कीमत 10,000 की बजाय 5 भी हो गई है ना, जी जी। लेकिन अगर वो आपको एक सीजन में 10-15 बच्चे दे रहा जी। है तो वो आपको अपना प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है। तो अमर भाई, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि रेड आइज में बाज लोग तो कहते हैं कि मोर्टेलिटी रेशियो जो बहुत ज्यादा है आम बर्ड की बजाय, तो आपका क्या ख्याल है इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि अगर आज से 5-6 साल पुरानी बात की जाए, जब मैंने डायरेक्ट रेड आइज बर्ड मार्केट से या लोगों से ब्रीडर पेयर खरीदे थे, जी जी। तो मेरे पास भी यही था कि जो बच्चा निकलना वो बिल्कुल निकलने से पहले जब करीब हैचिंग होती थी तो डेड एंड शेल हो जाता था, जी जी। या बच्चा निकलना खुश होना कि यार निकला है, अगले दिन सुबह उठ के देखना वो बॉक्स में एक्सपायर हुआ होता था। जी जी। तो तब
जितने हमारे सीनियर ब्रीडर्स हैं उनसे मुझे भी ये पता चला कि आप रेड टू रेड जो है वो ब्रीड नहीं करवा सकते। ठीक हो गया। लेकिन बाद में जब मैंने इस पे थोड़ी रिसर्च की और थोड़ा मैंने इस पे जो है, अब आपको पता है इंटरनेट का दौर है, आप काफी जो है वो बाहर के ब्रीडर्स के साथ भी बात कर सकते हैं, तो फिर मुझे पता चला कि आप रेड आइज बर्ड में अगर वाइल्ड बर्ड को, वाइल्ड जो ब्लड है वो इंजेक्ट कर लेना, जैसे आपके प्योर ग्रीन फिशर हैं, जी जी, इनके साथ अगर आप वर्किंग करके अपनी एक लाइन बना लें तो आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैंने फिर डायरेक्ट ब्रीडर बर्ड्स लेने की बजाय जो है ग्रीन फिशर के साथ जो है इनको क्रॉस ब्रीड करवाया। पहले प्योर ग्रीन फिशर बनाए, उनको करते करते 3-4 साल बाद जो है ना मैंने अपने घर के जो है ना वो पट्टे तैयार किए, उनको फिर मैंने एक्सपेरिमेंट किया रेड टू रेड लगाने का, और माशाल्लाह मेरे पास बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। और अभी भी मेरे शेड में जितने रेड आइज बर्ड हैं ये मेरी अपनी ही ब्लड लाइन चल रही है, इसमें कोई बाहर का बर्ड नहीं मैं यूज कर रहा। तो आमिर भाई, जो बर्ड की जेनेटिक है वो बहुत मुश्किल काम है जी, तो आपने जेनेटिक कहाँ से सीखी थी? असल में एक तो होता है कि एक नया बंदा बर्ड्स ले और आप उसको एज अ टीचिंग सिखाओ जेनेटिकली, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जिस बंदे को पता ही ना हो उसके लिए नाम सीखना, ओप्लाइन, डेल्यूटोप्लाइन, पेल फेलो, और फिर स्प्लिट इनो क्या होता है, पॉसिबल स्प्लिट इनो क्या होता है, ब्लू जीन्स क्या होती है, B1 B2 क्या होता है। अक्सर लोगों को होता है कि यार टर्कोइज कुछ और है, पार ब्लू कुछ और है, B1 B2 कुछ और है, जबकि ये तीनों एक ही मतलब है इनका, ये तीनों एक ही चीज है। तो मैंने जो है चूंकि मुझे शौक था, मैंने कोई भी चीज इस तरह नहीं सीखी कि बस बुक खोल के या नेट से मैं उसको रट्टा लगाना शुरू कर दूं। जो बर्ड्स रखे, ब्रीड करवाया, वो खुद ही साथ साथ एक्सपीरियंस से जो है ना वो चीजें आ गई माशाल्लाह। तो आपका इस फील्ड में कोई मेंटोर भी है या आप अपने मेंटोर खुद हैं? कोई एक बंदे को मैं मेंटोर नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ खुद सीखा है। हमारे जितने सीनियर ब्रीडर्स हैं सबके साथ मुलाकात होती है, ऑब्वियसली हम उनसे बर्ड्स भी परचेज करते हैं, ठीक है, जब भी कोई नई म्यूटेशन आती है लेते हैं, तो हर बंदे से आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा उस्ताद बंदे का ना बंदा अपना आप होता है। आप जो गलतियां करके और जो आपको लॉस होता है ना, मतलब आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई डिजीज या कोई बीमारी आई है, जब आप खुद किसी मेडिसिन या किसी तरीके से, ऑब्वियसली आप पूछेंगे, लोगों से मशवरे करेंगे, लेकिन वो सारे मशवरे अप्लाई नहीं होते आपके बर्ड्स पे। जब प्रैक्टिकली आप अपने बर्ड्स को ठीक कर लेते हैं ना, और आपको रेसिपी पता चल जाती है कि ये बर्ड इस चीज से सही हो गया है, अगले सीजन में मैंने ये प्रिकॉशन लेनी है, वो लेसन आप किसी से नहीं सीख सकते। सही है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, मैंने लव बर्ड में गलतियां कर करके ये एक्सपीरियंस से चीजें सीखी हैं। मतलब कि जितनी भी डिजीजेस हैं, आई इन्फेक्शन से लेके पोलियोमा और बाकी भी जितने वायरस हैं सब हैं, हर चीज को जो है वो कर चुका हूँ शुरू में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने शुरू से लव बर्ड रखे, हर चीज पढ़ी, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा एक पूरा सीजन भी वेस्ट हुआ था पोलियोमा में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये चीज है कि एक तो शौक था, पैशन था, और दूसरा मुझे अपना विजन और गोल पता था कि मैंने किस तरफ जाना है। तो मैं डिसहार्ट नहीं हुआ, डीमोटिवेट नहीं हुआ, और हर चीज जो है ना वो अपनी गलतियों से सीखी है। तो अगर आप मेंटोर की बात करें तो कोई स्पेसिफिक मेंटोर नहीं है, लेकिन आज भी ऐसा है कि अगर कोई ऐसी नई चीज मैं ऑब्जर्व करता हूँ या कोई चीज नहीं समझ आती, तो आपके जितने सीनियर ब्रीडर्स हैं मैं उनसे एक मशवरा कर लेता हूँ, तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है। तो आमिर भाई, इस फील्ड में मैंने देखा कि हर बंदे का एक्सपीरियंस जो है ना वो अलग अलग ही होता है, क्या इसी तरह की मामला है? आप जिससे भी मिलेंगे हर बंदे की डिफरेंट स्टोरी होगी, डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, और बिल्कुल आपने सही बात की है। कई नए जो मेरे पास फेंसर्स हैं वो मुझे ये भी आके कहते हैं कि आप कहते हैं कि रेड टू रेड लगाना चाहिए, बाकी ब्रीडर्स कहते हैं रेड टू रेड नहीं लगाना चाहिए, आप कहते हैं कमर्शियल लगाना चाहिए, बाकी कहते हैं कमर्शियली म्यूटेशन लगाना चाहिए। तो नया बंदा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, बातों में जो है ना बड़ा वो चेंज है। तो मैं हर बंदे को ये कहता हूँ कि आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे ना आए, आप अपना पैसा जो है, जो आपकी हक हलाल की कमाई है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें। नेट पे वीडियोस देख लें, यूट्यूब चैनल पे लोगों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देख लें, और एक दफा मार्केट का सर्वे कर लें। मार्केट के सर्वे का ये मतलब नहीं कि आप घर से बाहर निकल के दुकानें विजिट करें। फेसबुक पे लव बर्ड के ग्रुप्स हैं, अगर आप एक दफा ग्रुप को स्कैन कर लेना, आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा किस बर्ड की डिमांड है और कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसपे नीचे लोगों का जो है वो ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। आपको खुद ही पता चल जाएगा किस बर्ड की डिमांड है। उसके बाद आप अपने बजट के मुताबिक जो है वो इन्वेस्ट करें। तो किसी की बातों पे आने की बजाय ये है कि आप जो है ना रिसर्च करें। लेकिन आमिर भाई, जो बंदा जल्दी अमीर होना चाहता है वो म्यूटेशन लगाए या कमर्शियल लगाए?
देखें, जल्दी का काम जो है ना वो वही बात है, शैतान का है। शॉर्टकट इसमें कुछ नहीं है। इवन कि अगर आप मुझे भी कहेंगे ना कि आमिर भाई आपके वो पेयर जो 7-7 बच्चे निकालते हैं हमें डायरेक्ट दे दे, हम आपको डबल कीमत देते हैं, और आप मेरे से ये सोच के लें कि मैं इसको डबल दे रहा हूँ लेकिन मैं जो है साल में 4 गुना कमा लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बर्ड को एक घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी से ब्रीडर बर्ड लें। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप हमेशा पट्ठे लें, ठीक है, फिर आप उन पट्ठों को तैयार करें। तैयार करने का मतलब कि आपने उनको वो डाइट और उन चीजों पे रखना है जो आप पूरा साल इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एक दिन तो अंडे सब्जियां हर चीज ला के खिलाएं और अगले दिन कहें कि यार ये मेरा बस का काम नहीं है, मैं डेली नहीं ला सकता, सिर्फ इतवार वाले दिन डाला करूंगा। ऐसा नहीं होता। आपने अपने बर्ड को पट्ठे लेके तैयार करना होता है, मेहनत करनी होती है। वो मेहनत जो है वो फिर आपको पे बैक करती है। सही है। माशाल्लाह से अमर भाई, आपको तो 10 साल हो गए, लेकिन मुझे भी इसमें 1-1.5 साल हो ही गया है तकरीबन इंटरव्यू करते हुए। लेकिन पता है मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना, वो ज़्यादातर यही मैंने देखा है कि लोग जो है ना, न्यू फैंसियर जितना भी है इस फील्ड में इतना बेसब्रा है, वो बर्ड बाद में खरीदता है, उसको आइडिया आने पहले शुरू हो जाता है कि यार ये ब्रीड कब करेगा, ये ब्रीड कब करेगा। वो लोगों से पूछ रहा होता है, कभी मुझे फ़ोन करेगा, कभी आपको करेगा, कभी किसी और ब्रीडर को करेगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा मसला है। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा जितने भी न्यू फैंसियर्स हैं कि असल में लोग ये देखते हैं ना कि जो भी बड़ा ब्रीडर है उसके पास इस टाइम क्या है, वो प्रेजेंट को देखते हैं, वो उसके पीछे जितनी हिस्ट्री होती है उसको नहीं देखते, या वो कभी उससे मिले नहीं होते, उसको पता नहीं होता। अब मेरी कोई अगर डायरेक्ट शेड की वीडियो देखता है तो अगले बंदे को डायरेक्ट होता है कि यार पहले साल ही जो है ना मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं, जबकि इसके पीछे काफी सालों की मेहनत होती है। तो मैं जितने भी नए फैंसियर्स हैं उनको यही कहूंगा कि बजाय इसके कि जल्दी उस चीज तक पहुंचना, क्वालिटी के बर्ड्स पे फोकस करें। अगर आपके पास बेशक एक पेयर भी क्वालिटी का है ना, 1 साल 2 साल 3 साल बाद आप लोगों में प्रोमिनेंट हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छी चीज है, आप उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे ना, आप इधर से जोड़ा लेंगे, आप कहेंगे यार ये ब्रीड नहीं कर रहा, आप 2-3 लोगों से पूछेंगे, वो कहेगा मेरे से ले लो, ये नहीं सही, आप वो बेच के उधर से ले लोगे। करते करते एंड पे आप देखोगे आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, और फिर अल्टीमेटली इसको लोग नेगेटिव सेंस में लेते हैं कि यार लोग झूठ बोलते हैं लवबर्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि लवबर्ड में है। आपकी प्लानिंग या आपका जो तरीका वो गलत है। तो या तो किसी एक मेंटोर को या किसी एक सीनियर पे यकीन करके, ट्रस्ट करके, जो भी आपको सही लगता है उसकी गाइडेंस में चलें, ताकि वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताए कि मार्केट में इस टाइम क्या है। जो भी नया बंदा होता है उसको इतना नहीं पता होता एक तो मार्केट के ट्रेंड का, उसके अलावा जब आप ब्रीड करवाते हैं बर्ड को तो ब्रीडिंग के बहुत सारे जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं, वो फॉलो करने होते हैं। खाली ये नहीं होता कि बस 2 पेयर लाके छोड़ दिए, उन्होंने खुद ही ब्रीड कर ली, बॉक्स लगा दिया। आपको डेली का चेक करना, बर्ड्स के बिहेवियर को देखना, जब बच्चे हैच होने आपके पास उसका रिकॉर्ड होना, फिर खुदा ना खास्ता अगर आपका पेयर फीड नहीं करवा रहा या बच्चा जो है वो हैच नहीं हो रहा, तो क्या तरीके करने हैं कि मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा लूं। इसके लिए आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, आप डायरेक्ट से कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो इसमें यही है लोगों को कि इधर उधर भागने की बजाय एक ही जिस बंदे पे ट्रस्ट करते हैं ना उसकी गाइडेंस लें, और अल्लाह पे तवक्कल करके जो है पेशेंस के साथ इसमें चलें। और मैं ये बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि किसी के पास अगर जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ये सोच के इसमें इन्वेस्ट कर रहा है कि मैं डायरेक्ट बर्ड्स लगाऊं और हर महीने मेरे पास इनकम स्टार्ट हो जाए। इस तरह नहीं है। आप इसको शुरू में एज अ साइड बिजनेस ही लेके चलेंगे, डायरेक्ट कभी भी आपको जो है ना पे बैक नहीं मिलेगा। लेकिन एक दफा जब आपका सेटअप सेट हो जाए ना, फिर आपके पास इनकम आने लग जाती है। फिर काफी लोग हैं जिन्होंने मैंने देखा है कि जॉब छोड़ के फुल टाइम इसको देते हैं, लेकिन डायरेक्ट पहले दिन से कभी भी इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है, तो लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप देंगे? कोई न्यू फैंसर अगर इसमें आता है तो सक्सेस कैसे हो सकता है? मैं न्यू फैंसर को यही कहूंगा कि इसमें आने के लिए जो है थोड़ी सी पहले रिसर्च कर लें, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ना करें, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास इतने हैं, हमें कुछ नहीं पता, जो आप देंगे हम रख लेंगे बस, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल अगले पे ब्लाइंडली जो है वो बिलीव कर रहे हैं। आप थोड़ी सी रिसर्च करें, ठीक है। आप थोड़े से रेट्स पता करें। रेट्स में ऐसा बिल्कुल होता है कि एक बंदे ने अगर एक चीज पे वर्किंग की है, उसने नाम बनाया हुआ है, उसका रेट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हमेशा मैं लोगों को यही कहता हूँ कि क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे फोकस करें। ये ना देखें कि मेरे पास 50,000 है, मैंने 10 जोड़े लगाने हैं। 50 में अगर एक भी अच्छा जोड़ा मिल रहा है ना, वो लगा लें। एक बाद में ले लीजिएगा 2-3 महीने बाद या अगले साल, ठीक है। या जब उसकी आप ब्रीड लेंगे, उन बच्चों को बेच के फिर ले लें, ठीक है। तो कम लगाएं, अच्छी चीज लगाएं।
इस हॉबी में पेशेंस रखें, और अगर आप डेली मेहनत कर रहे हैं ना, अपने बर्ड को डेली डाइट अच्छी दे रहे हैं, सफाई का ख्याल रख रहे हैं, तो कभी मेरा ये यकीन है कि कभी भी आपकी जो है ना वो मेहनत ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह आपको ज़रूर उसका जो है ना फल देता है। और कोशिश करें कि उन बर्ड्स पे लगाएं जिनकी मार्केट में जो है ना वर्थ है, ट्रेंड चल रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि रिसर्च जरूर कर लें। अब जैसे लोगों ने शुरू में डेल्यूट बहुत महंगे महंगे लिए, अब डेल्यूट को कोई पूछता ही नहीं है। लोगों ने सिंपल ऑफलाइन बहुत ज़्यादा लिए, अब कोई पूछता ही नहीं है। तो इस तरह जब इन्वेस्ट करें तो एक दफ़ा मार्केट देख लें किस चीज़ की डिमांड है। और सदाबहार कोई भी चीज़ नहीं रहती कि मैं कहूँ कि बस ये रख लो सारी ज़िंदगी खाते जाओगे। आपको हर साल जो है अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको बर्ड्स में से इतना प्रॉफिट हो जाता है कि आप उसमें से खुद भी प्रॉफिट ले लेते हैं और आप अपग्रेड भी कर लेते हैं। अपग्रेड का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सारे पैसे लगा दो। अगर आप एक अच्छा मेल भी ले लेते हैं ना, तो आप अपने बच्चों के साथ लगा के वो भी अपग्रेड कर सकते हैं। सही है। तो अमर भाई, नेक्स्ट सीजन के लिए कौन सी पेयरिंग बेस्ट है? नेक्स्ट सीजन की सबसे हॉट आइटम जो चल रही है वो तो चल रही है पेल फेलो ओपलाइन जी। सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा, जिसके पास भी बजट है वो पेल फेलो ओपलाइन जरूर लगाए। सिंपल पेल फेलो की नहीं मैं बात कर रहा, पेल फेलो ओपलाइन जरूर लगाए। किसी का अगर बजट कम है तो वो अल्बाइनो रेड आइज और क्रीमिनो ये बर्ड लगाए। ठीक हो गया। तो अमर भाई, अगर आपसे कोई बर्ड परचेज करना चाहे या आपसे मशवरा ही लेना चाहे तो वो किस तरह ले सकता है, क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल, मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी जो है वो चला दीजिएगा। मेरा नंबर है 03200408 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0320 अगेन 0408 इस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और कभी कभार बंदा बिजी होता है, कॉल नहीं उठा पाता, तो आप मुझे इसी मेरे नंबर पे व्हाट्सएप है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब पे जाके अगर सर्च करेंगे मेरे नाम से AAMYR तो मेरा चैनल भी आ जाएगा, और आपको वहाँ से भी जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगे। तो अमर भाई, अगर कोई कार्गो वगैरह से बर्ड लेना चाह रहा है, क्योंकि आप इधर लाहौर में अगर कराची से या कोई अदर और सिटी से लेना चाह रहा था, क्या कार्गो की सहूलत मौजूद है हमारे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कार्गो की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में हर शहर में जो है कार्गो हो जाएगा। ठीक है। तो अमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे व्यूअर्स को आपकी तरफ से बड़ी अच्छी मालूमात मिली। बहुत शुक्रिया जी आपके आने का भी, थैंक यू। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।